हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम क्लास 11 का केमिस्ट्री रसायन का सेकंड लेक्चर लेकर आ गए हैं, जहां हम यूनिट नंबर 1 को डील कर रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 1 के सिलेबस का डिस्कशन किया था और पदार्थ की अवस्थाओं को समझा था। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम द्रव्य या पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, जहां हम सीखेंगे कि द्रव्य जो है शुद्ध और मिश्रित रूप में किस तरह से रहता है, तत्व और यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण की परिभाषा क्या होती है और मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं, इन सब चीज़ों का डिस्कशन आज के हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कह दूं कि जिन भी विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड्स तक हमारे इस चैनल को शेयर करें। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, द्रव्य क्या होता है ये तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, द्रव क्या होता है, तो द्रव की सिंपल सी परिभाषा देख लिए थे कि वो सभी के सभी वस्तु जो होते हैं जो स्थान घेरते हैं और जिनका खुद का अपना द्रव्यमान होता है, वो सभी द्रव्य या मैटर कहलाते हैं। ठीक है, अब द्रव्य की अवस्थाओं को भी हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, होते हैं, 3 बेसिक अवस्थाएं होती है और 2 अन्य भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, जो क्या है, प्लाज्मा और बीईसी। इसके बारे में आपने अच्छे से फर्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखा था। ठीक है, आज हम द्रव्य का वर्गीकरण करेंगे, जहां द्रव्य जो है, मैटर जो है, वो 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा है क्या, मिश्रित पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ के और भी रूप हो सकते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ जो है तत्व के रूप में हो सकता है या यौगिक के रूप में हो सकता है, और मिश्रित पदार्थ जो है उसके भी 2 प्रकार हो सकते हैं, एक समांगी और एक है विषमांगी। सबको बारी बारी से हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चार्ट को समझना है। चार्ट समझ आ गया क्या सभी को? द्रव्य या मैटर जो है 2 प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट जो है वो है शुद्ध पदार्थ, दूसरा है मिश्रित पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है तत्व और यौगिक में, जबकि मिश्रित पदार्थ को समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, 1 बाय 1 सभी के डेफिनेशन और उदाहरण को देखते हुए चलेंगे। ठीक है ना, चलो तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है बच्चा, समझते हैं। देखो, शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो जैसा नाम वैसा काम है ना। शुद्ध पदार्थ है तो जिन पदार्थों का संगठन हमेशा निश्चित रहता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। वो चाहे कितना भी मात्रा में हो, कहीं पर भी हो, उन पदार्थों का जो संगठन रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, एक निश्चित मात्रा में रहेगा हमेशा। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। पहला है तत्व जिसको एलिमेंट कहते हैं और दूसरा है यौगिक जिसको कंपाउंड कहते हैं। 1 बाय 1 दोनों को देखते हैं। तत्व या एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, इसको आपने पहले भी पढ़ा होगा, विज्ञान सब्जेक्ट में आपने पढ़ा। ठीक है, क्लास 10 तक जो साइंस या विज्ञान पढ़ते थे उसमें आप लोगों ने तत्व, यौगिक और मिश्रण की परिभाषा तो देखी थी ना। ठीक है, उसी का बस रिवीजन है जरा सा। ठीक है, तो तत्व या एलिमेंट होता क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु से बने हुए शुद्ध पदार्थों को ही तत्व कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, एक ही प्रकार के परमाणु की बात करें हम लोग। एक ही प्रकार के परमाणु जब मिल मिल के कोई पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे हम लोग तत्व कहते हैं, तत्व या एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, यह सबसे सरल अवस्था होती है और इन्हें सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये सब तो एक ही परमाणु से बने हुए हैं। आप इसको तोड़ोगे तो वही परमाणु तो मिलेगा ना। ठीक है, तो इनको और भी आप सरल रूप से या सरल पदार्थ में विभक्त नहीं कर सकते। क्लियर है? इसके उदाहरण की बात करें तो जितने भी तत्व हैं, है ना, वो कौन कौन से हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, फेरस हो गया, है ना, जितने भी तत्व हैं सबका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर है? चलो ये समझ आ गया, तत्व तो बहुत आसान था। यौगिक को समझ लेते हैं। यौगिक या कंपाउंड क्या होता है, तो भिन्न प्रकार के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने शुद्ध पदार्थों को यौगिक कहते हैं। ध्यान से इसका परिभाषा लिखना। ठीक है, भिन्न प्रकार के परमाणुओं कह रहे हैं आप। परमाणु जो है एक ही प्रकार के नहीं हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ एक
महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी के सभी जो भिन्न प्रकार के परमाणु हैं उनका अनुपात निश्चित है। ये शब्द आपको लिखना बहुत जरूरी है कि भिन्न प्रकार के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने शुद्ध पदार्थ को ही क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और यौगिकों को दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों में आप अपघटित कर सकते हो। जिनसे यह मिलकर बना है ना, आप वापस उन्हीं पदार्थों में यौगिकों को तोड़ सकते हो, अपघटित कर सकते हो, इनका अपघटन किया जा सकता है। ठीक है, समझ आ गया? बस आपको यहाँ ये समझना है कि इनका निश्चित अनुपात होता है। अलग अलग परमाणु रहेंगे लेकिन परमाणु का अनुपात कैसा रहेगा? निश्चित रहेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप हम लोगों ने ले लिया यहाँ H2O जो जल है, H2O में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन का 2 अनुपात और ऑक्सीजन का 1 अनुपात दिख रहा है। ठीक है, अब कितना भी आप H2O ले लो, हमेशा इनका अनुपात 2 और 1 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया मान लो 4H2O। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया? हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी 8 और ऑक्सीजन हो गया कितना? 4। फिर से आप इसको कटाओगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। देखो 2 अनुपात 1। हर बार यौगिक जो है एक निश्चित अनुपात में रहते हैं और वो अनुपात कभी नहीं बदलता, चाहे आप उसकी मात्रा कितनी भी बढ़ा लो। ठीक है, ऐसे ही और आपके सामने उदाहरण दिख रहे होंगे। देखो H2O हो गया, H2O के बाद है NaCl, CO2, CH4। ठीक है, जल, NaCl सोडियम क्लोराइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, ये सब इसके उदाहरण हैं यौगिक के। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? चलो अब देखो, एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि H2O जो है यौगिक है क्यों? चलो मैंने आपसे पूछ दिया भाई सिंपल, आप यौगिक के बारे में जानते हो ना, आपने अभी सीखा यौगिक क्या होते हैं, तो मैंने आपके सामने प्रश्न रख दिया। चलो H2O यौगिक है क्यों? आपको समझाना है क्यों होता है, सर आपको समझाना है। ठीक है, चलो तो देखो, जैसे आप लोगों ने अभी यौगिक का परिभाषा देखा ना, बस उसी के अकॉर्डिंग इसको समझाने का कोशिश करो, उसी के अनुसार आप समझाने का कोशिश करो कि H2O जो है यौगिक है क्योंकि H2O में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात रहता है। कितना अनुपात रहता है? 2:1। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो 2:1 में हमेशा रहते हैं। और जिनका निश्चित अनुपात रहता है, या जो 2 या 2 से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं, तो उनको ही तो यौगिक कहते हैं ना। तो देखो, परिभाषा अगर आपको पता है तो आप सिंपल तरीके से किसी भी चीज को यौगिक है ये आप सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, तो यौगिक की परिभाषा समझ आ गई है ना सभी को, कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ के परमाणु जो है, या पदार्थ या परमाणु जो है निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, तब उसे हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा नोट डाउन कर लेना आप लोग, है ना। स्टार्टिंग से हमारे लेक्चर को देख रहे हो तो आप एक कॉपी बना लेना, एक कॉपी प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, क्योंकि अभी स्कूल खुलने के चांसेस भी बहुत कम है ना। ठीक है, जैसा स्थिति अभी हमारे देश में चल रहा है, स्कूल के चांसेस बहुत ही कम है। तो आपको क्या करना है, कॉपी मेंटेन करके चलना है, जिससे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ते तो रहें एटलीस्ट। ठीक है ना। चलो अब मिश्रण को देखें। मिश्रण क्या है? मिश्रण या मिक्सचर किसे कहते हैं? तो देखो, ये भी परिभाषा सेम एकदम सिंपल है। सेम परिभाषा किसके जैसा है? यौगिक के जैसे। लेकिन मैंने कहा लेकिन वहां निश्चित अनुपात होता था, यहां कोई निश्चित अनुपात नहीं है। या बस 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 यही अंतर है। वहां 2 या 2 से अधिक परमाणु क्या होते थे? निश्चित अनुपात में मिलाए जाते थे। लेकिन जब मिश्रण की बात करेंगे तो यहां कोई निश्चित अनुपात नहीं होगा। चलो इसके अकॉर्डिंग हम अगर परिभाषा की बात करें तो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में, आप कोई निश्चित अनुपात नहीं है, कोई भी अनुपात में आपको मिलाना है, किसी भी अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर, निश्चित नहीं होगा वो, क्या होगा? अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर बनने वाले पदार्थ को अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहते हैं। ठीक है, एक बार और परिभाषा मैं आपको यहाँ डिक्टेट कर रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनना। 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखा है, कोई निश्चित नहीं, में मिलाने पर बनने वाले पदार्थ को अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब मिश्रण के तो बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हो। ठीक है, डेली लाइफ आपके दैनिक जीवन में दिखता है कि जल में आपने क्या कर दिया, नमक को घोल दिया, तो एक मिश्रण बन के तैयार हुआ। ठीक है, समझ आ रहा है बात? अब वहां कोई निश्चित अनुपात होता है क्या? आप 1 लीटर पानी लोगे तो हर बार 2 चम्मच नमक लेना है, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना।
है ना, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, आप ज़्यादा भी कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है कोई निश्चित नहीं होता, अनिश्चित रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, मेन शब्द वही है कि अनुपात निश्चित नहीं होता। जब अनुपात निश्चित रहेगा तो यौगिक कहलाएगा, और जब अनुपात निश्चित नहीं है या अनिश्चित अनुपात है तो वो मिश्रण कहलाता है, ठीक है। अब मिश्रण को और दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, देखते हैं 1 बाई 1। मिश्रण दो प्रकार से हो सकते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। ये आपके लिए नया है, ध्यान से इसको समझना, ध्यान समझना बेटा। समांगी मिश्रण जिसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है, वो होता क्या है होमोजीनियस मिक्सचर? ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी घटकों या अवयवों को आसानी से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। समांगी मिश्रण में समझना कि आपने कोई चीज को मिला दिया, दो पदार्थ लिया आपने और उसको मिक्स कर दिया। अब मिक्स कर दिए, ठीक है, ये मान लो आपने दो पदार्थ को लिया इसमें और मिक्स कर दिया, मिला दिया। अब मिला दिया तो आपके दो पदार्थ को मिलाया था, तो दोनों पदार्थ जो हैं इस तरह से मिल जाएंगे कि आप उनको देख नहीं पाओगे, ठीक है। दोनों अवयवी घटक जो हैं वो आसानी से आपको नहीं दिखेंगे। तब ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है? जैसे जल में अगर मैं नमक घोल देता हूं, नमक पूरी तरह से घुल जाता है, क्या आप नमक को वापस देख सकते हो कि कितना नमक यहाँ पे, देखो भाई ये नमक दिख रहा है, नमक दिखता है कि आपको? नहीं दिखता ना। तो ऐसे मिश्रण को जिसमें अवयवी घटक या अवयवों को आसानी से आप नहीं देख सकते, उसे ही समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है ना। चलो, अब समांगी मिश्रण में अवयवों को आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे देखा ही नहीं जा सकता, तो पृथक करने की बात ही अलग है, ठीक है ना। समझ आ रहा है? तो समांगी मिश्रण जो होता है, होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है, उसके जो अवयवी घटक होते हैं, उसके जो कंपोनेंट होते हैं, उनको आप आसानी से पृथक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो दिखलाई ही नहीं देते ना, ठीक है। तो समांगी मिश्रण में अवयवों को या अवयवी घटक को पृथक नहीं किया जा सकता, आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। और समांगी मिश्रण में अवयवी घटक एक समान रूप से घुल जाते हैं, मतलब बराबर एकदम अच्छे से मिश्रण हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको समझना है। एक तो समांगी मिश्रण का परिभाषा, एक तो ये कि समांगी मिश्रण में अवयवी घटक एक समान रूप से घुल जाते हैं, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समांगी मिश्रण में अवयवों को आप आसानी से क्या कर सकते हो? पृथक नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो इसके उदाहरण देखें। तो उदाहरण है आपके सामने दिख रहा है, देखो, जल में नमक को मिला दो, जल में चीनी मिला दो, अल्कोहल तथा पानी को मिला दो, या वायु में जो ऑक्सीजन का मिश्रण है, वो सब क्या है? समांगी मिश्रण ही है। आप वायु में ऑक्सीजन को देख पाते हो क्या? देख पाते हो क्या? नहीं ना। तो ऐसे मिश्रण जिसमें अवयवी घटक या अवयवों को आप आसानी से नहीं देख सकते, वो सारे के सारे समांगी मिश्रण कहलाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखें। विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाते हैं? मिश्रण का दूसरा प्रकार है। तो इसका परिभाषा जस्ट उससे उल्टा होगा। क्या होगा? उसके अपोजिट, ठीक है। देखते हैं। ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी घटकों या अवयवों को आसानी से देखा जा सकता है, मतलब मिश्रण बनने के बाद आपने जिन जिन चीजों को मिलाया है उस अवयवी घटकों को आसानी से देख सकते हो, तो ऐसे मिश्रण जो है विषमांगी या हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? अब देखो, विषमांगी मिश्रण में जो अवयवी घटक होते हैं एक समान रूप से नहीं घुलते। हाँ भाई, वो पूरी तरह से एकदम अच्छे से नहीं घुलते हैं, मिक्स नहीं होते अच्छे से, ठीक है ना। समझ आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट देखें। तो विषमांगी मिश्रण में अवयवी घटकों को आसानी से आप पृथक कर सकते हो, ठीक है। आसानी से आप पृथक कर सकते हो। क्यों पृथक कर सकते हो? क्योंकि आप उसको देख सकते हो, तो पृथक करना भी आसान है, ठीक है ना। जैसे मैंने उदाहरण लिया कि जल में कंकड़ डाल दिया। चलो भाई, जल में कंकड़, अब जल में कंकड़ तो पूरी तरह से घुलेगा नहीं, है ना, मिल जाएगा जरूर, लेकिन आप कंकड़ को भी देख सकते हो, जल को भी देख सकते हो, दोनों घटक आपको दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं आपको कहता हूं कि उसको अलग करो, तो आपने क्या कर दिया? छान के जल और कंकड़ को अलग कर दिया, ठीक है। रेत और जल का भी मिश्रण उसी तरह से होता है कि रेत तो घुलने जैसा होता है, पूरी तरह से मिक्सचर होता है क्या? उसका मिश्रण होता है क्या? नहीं होता ना, ठीक है। उसे भी आप आसानी से आप पृथक कर सकते हो, ठीक है। तो समांगी विषमांगी मिश्रण में अगर आपसे कोई दो अंतर पूछ दिया जाए तो बना सकते हो ना बेटा, ठीक है। क्या क्या लिखोगे? समांगी मिश्रण में, भाई समांगी मिश्रण में अवयवों को आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन विषमांगी में अवयवों को आसानी से पृथक किया जा सकता है। ये तो पहला हो गया, ठीक है। उसका परिभाषा भी लिख सकते हो, एक अंतर वो भी बन जाएगा। और एक और अंतर जो है वो ये बनेगा कि समांगी मिश्रण में अवयवी घटक एक समान रूप से घुले होते हैं,
ठीक है, बराबर वो मिक्सर या मिश्र हुए होते हैं। लेकिन अगर हम विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं तो उनमें जो अवयवी घटक है वो एक समान रूप से नहीं घुले रहते। ठीक है, इतना चीज सभी लोगों को क्लियर हुआ क्या मिश्रण के बारे में, है ना। तो हम लोगों ने आज के क्लास में इतना चीज समझ लिया अच्छे से कि द्रव्य क्या होते हैं, द्रव्य के जो प्रकार हैं या वर्गीकरण किस तरह से किया जा सकता है मैटर को, ठीक है, शुद्ध और मिश्रित पदार्थ के रूप में या अशुद्ध पदार्थ के रूप में कैसे इसको बांट सकते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये तो हमने अच्छे से सीख लिया। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चा। इसका परिभाषा तुम लोगों ने पहले से पढ़ा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो नया चीज तुमको मिला हो सकता है वो समांगी और विषमांगी मिश्रण हो, या इससे पहले भी आपने कभी पढ़ा होगा, लेकिन बिल्कुल इसको मैं आसान तरीके से समझाने का कोशिश किया। समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसमें आप जो है अवयवी घटकों को देख सकते हो। सही है क्या? कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है ना, ध्यान से सुने होना, ठीक है ना। तो ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी घटकों या अवयवों को आसानी से नहीं देखा जा सकता वो समांगी होते हैं, और जिसमें देखा जा सकता है वो विषमांगी होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है ना। अवयवी घटकों को अगर देखा जा सकता है तो विषमांगी मिश्रण, आसानी से अगर आप देख सकते हो तो विषमांगी मिश्रण, और जिनमें आप अवयवी घटकों को नहीं देख सकते आसानी से वो क्या होते हैं, वो होते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, आसानी से मतलब वो क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सभी को उदाहरण सहित, है ना। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है रासायनिक संयोग का नियम। क्योंकि ये रासायनिक संयोग का नियम काफी बड़ा है, इसको अच्छे से डिटेल से हमको समझना है, और ये क्लास 11 के सबसे फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से प्रश्न हर बार आपके एग्जाम में आते हैं, वेरी आईएमपी कहूंगा मैं इसको, ठीक है, स्टार लगा के इसको रखना है। तो इसको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है, इसको क्योंकि पांचों को एक साथ में समझाऊंगा, ठीक है ना। कोशिश करेंगे भले वो वीडियो बड़ा हो जाए लेकिन पांचों को एक साथ समझेंगे। तो रासायनिक संयोग का नियम बस कौन कौन सा होता है इसको आज के लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं। रासायनिक संयोग का नियम जो होता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कौन कौन से होते हैं और ये होता क्या है, अगर इसकी परिभाषा हम लोग देखें तो क्या होता है रासायनिक संयोग का नियम, वो हम लोग सीखते हैं। ठीक है, अभी तो देखो आप सभी को पता है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती, केमिकल रिएक्शन बहुत सारे पदों में वो संपन्न होते हैं ना। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए कोई ना कोई नियम तो लगता होगा ना भाई, कोई ना कोई नियम तो बना होगा। तो वही नियम जिसके तहत कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो, वह नियम जिसके तहत कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसे ही रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। इसको और अगर हम लोग परिभाषित करें तो कुछ इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, देखो चलो इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है उसे रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। सिंपल है, आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने रखा इसको कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है उसे रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। अभी मैंने और भी कहा था, इसको दूसरे शब्दों में ऐसा कहा था कि जिन नियमों के तहत रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है वही तो रासायनिक संयोग का नियम है। ठीक है, ये नियम जो है 5 होते हैं, 5 नियम होते हैं। वैसे रासायनिक संयोग के 5 नियम है, इनमें सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। तो ध्यान से पांचों नियम के नाम को कम से कम आज के लेक्चर में हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, सेकंड जो नियम है, दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, थर्ड जो है वो है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है फोर्थ व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम जिसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, और लास्ट है पांचवा गै-लुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, तो ये 5 रासायनिक संयोग के नियम हैं। इन सभी नियम को हमको उदाहरण सहित अच्छे से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। अब इतना आपको करना है 1 by 1। अभी क्लासेस जो है मैं थोड़ा छोटा छोटा ले रहा हूं ताकि आप लोग का हैबिट बन जाए इस तरह से सुनने देखने का, ठीक है ना। नहीं तो क्लासेस तो हमारे 1-1 घंटे 1.5-1.5 घंटे के भी कंटिन्यू चलते हैं। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग रासायनिक संयोग के नियम को सीखेंगे, ठीक है ना। अब देखो बेटा,
जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब करना जरूरी है और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे क्या मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आप तुरंत देख सकते हो इस वीडियो को, ठीक है ना। तो आपसे कुछ छूटेगा भी नहीं और मुझे भी बार बार लिंक जो है भेजने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वैसे मैं भेजता हूँ, ग्रुप बनाया हो तो ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट हैं सबको सेंड करता हूँ, ठीक है। लेकिन इतना काम आप सभी को करना है। क्लियर है? चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय। अच्छे से पढ़ो।